हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके प्लस हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। साथियों, ये क्लास परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक मॉडल पेपर है जिसमें राजस्थान जीके प्लस हिंदी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। साथ ही आने वाले राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिहाज से बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो साथियों, बने रहिए क्लास के एंड तक और हाँ, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 72, 65, 70 और 79.2। तो कितनी हो जाएगी साथियों? वो हो जाएगी अपने 79.2%। राजस्थान में क्या है? पुरुषों की साक्षरता दर। तो अपना राइट आंसर हो गया 79.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और अलवर। तो साथियों, कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो है अपना अलवर जिला। अलवर जिला में क्या है? कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? फरजंद यानी पुत्र। क्या? पुत्र या बेटा। ठीक है, तो अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह और मान सिंह। तो साथियों, महान सिंह जो कछवाहा शासक थे, कहाँ के? आमेर के, उनको कौन सी उपाधि दी थी? फरजंद। फरजंद का मतलब होता है बेटा या पुत्र। अकबर इनको बेटा या पुत्र के समान मानता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर, संकरिया, गुल्ला और पनिहारीन। तो कौन सा हो जाएगा? गरासियों द्वारा वो हो जाएगा अपना वालर। और गरासियों के नृत्य कौन कौन से हैं? वालर, लूर, लूर और कूद, इनके गरासियों के। तो अपना राइट आंसर हो गया वालर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। साथियों, धार्मिक स्थल वल्लभ संप्रदाय का कहाँ पे हो जाएगा? किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा और उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल हो जाएगा अपने नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद, राजसमंद में। ठीक है, और राजसमंद में कौन सा गांव? सिहार गांव। सिहार गांव में किनका मंदिर है? श्रीनाथ जी का, काले पत्थर की मूर्ति। और किसने स्थापित करवाया था? राज सिंह ने। कहाँ से? वृंदावन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा दशमी, तेजा दशमी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? नागौर, करनाल, परबतसर और शाहपुरा। तो कहाँ पे हो जाएगा? साथियों, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है, नागौर, करनाल, परबतसर और शाहपुरा। तो मुख्य तीर्थ स्थल हो जाएगा तेजा जी महाराज का परबतसर, नागौर। यहाँ पे तेजा जी महाराज का मेला लगता है। ठीक है, जबकि तेजा जी का जन्म कहाँ होता? करनाल, नागौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम है। कौन सी है? नागनेची, बाण माता, करणी माता, अंबिका देवी। तो कौन सी हो जाएगी? बीकानेरों के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपना बीकानेर में क्या कौन पड़ता है? देशनोक बीकानेर में कौन सी माता है? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में, मुकाम में। तो कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? साथियों, गुड़ला त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी और भाद्र शुक्ल अष्टमी। तो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अपना चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? साथियों, चूपा हाथ में, दांत में, अंगुली में और नाक में। तो चूपा कहाँ पे पहना जाता है? साथियों, ये पहना जाता है दांत में। इसको याद रखने के लिए एक सॉन्ग भी है। कौन सा है? दांता ऊपर चूपा जड़ वाले। ये सॉन्ग से याद रखना है इसको कि चूपा कहाँ पे? दांत पे। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो गया दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किला स्थित है। जूनागढ़ किला बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा। तो जूनागढ़ कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर। साथियों, ऐतिहासिक जोहर किस किले में हुआ?
तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। साथियों इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में 2 किलों में जोर हुआ है, एक तो रणथंभौर और एक चित्तौड़। रणथंभौर में तो कौन सा हुआ था, 1301 में, 1301 में जो राजस्थान का प्रथम जोर है, ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक जोहर 1300 कब हुआ था, 3 में, जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उस टाइम किसने जोहर किया था, रानी पद्मिनी ने। किसने, रानी पद्मिनी ने, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक जोर कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़। और ये मेवाड़ का कौन सा था, प्रथम, और राजस्थान का दूसरा। राजस्थान का पहला कौन सा होगा, रणथंभौर, ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। साथियों मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, नंगला जहाज, सातू गांव और पांचोटा गांव, ये सभी लोक देवताओं के स्थान है साथियों। तो मल्लीनाथ जी का कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और सातू गांव किसका हो जाएगा, पत्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। जो रणकपुर में मंदिर है वो कौन से तीर्थकर को समर्पित है, आदिनाथ, महावीर, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। तो किनको हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना आदिनाथ। आदिनाथ जी को रणकपुर मंदिर आदिनाथ जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां वो उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। इधर हवेलियां हैं और उनके स्थान हैं, अब अपन को सुमेलित करना है। तो ये कहाँ कहाँ हो जाएंगे, ये सुमेलित करना है। तो उदयपुर में कौन सी हवेली है, उदयपुर में हो जाएगी बागौर, बागौर हवेली कहाँ हो जाएगी, उदयपुर। और जैसलमेर में सालिम सिंह, कौन सी हो जाएगी, सालिम सिंह। फिर जैसलमेर है तो जैसलमेर में एक और कौन सी हवेली हो जाएगी, नतमल हवेली, ठीक है। और फलोदी, फलोदी किनकी हो जाएगी, लालचंद डड्डा, ठीक है। तो ये सुमेलित हो गए। अब इनमें कौन सा है, ये है 1 4 ऑप्शन नंबर 3, 2 4 1 3, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानाथा छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है। साथियों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सी शैली से हो जाएंगे साथियों, ये हो जाएंगे अपने जोधपुर शैली से। रामानाथा छज्जू सेपू कौन सी शैली के, ये है जोधपुर चित्र शैली के चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चंगोटिया के रचयिता है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह और केसरी सिंह बारट। तो चेतावनीराज चंगोटिया किसने चेतावनी दी थी, केसरी सिंह बारट ने। और किनको दी थी है, ये दी थी मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह, कौन से, फतेह सिंह जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस भाषा में है, ये डिंगल भाषा में है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे, हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल और कमलकांत वर्मा। तो ये कमलकांत वर्मा तो कौन थे, ये तो न्यायाधीश थे। और ये टीकाराम पालीवाल कौन हो जाएंगे, निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है, नसीराबाद, माउंट आबू, बाड़मेर और जोधपुर। तो नसीराबाद में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। साथियों पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहाँ पे लागू की गई है राजस्थान में, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो साथियों जयपुर और जोधपुर नगरों में क्या की रही है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है अजमेर, भरतपुर, टोंक और सिरोही। तो टोंक को क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी। यहाँ पे क्या बनी हुई है, कोटियाँ, सुनहरी कोटी कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक। तो अपना राइट आंसर हो गया टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है, बनास, चंबल, आहू और माही। तो बनास नदी को क्या कहा जाता है, वन की आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। साथियों विश्व प्राकृतिक धरोहर राष्ट्रीय उद्यान वो राजस्थान में कौन सा है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सीता माता अभ्यारण्य। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर माना जाता है। इसे किसमें शामिल किया गया, आर्द्रभूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है। किसको, गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है, दद रेखा, थानिकपुरा, गोगामेड़ी और गूगल धाम। तो गोगामेड़ी में क्या है, गोगा जी की समाधि। और इनकी गोगामेड़ी ये कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है हनुमानगढ़ में। कहाँ पे पड़ती है, हनुमानगढ़ में। और इनके ओल्डी नाम से वो स्थान कहाँ पे है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है सांचौर,
सांचौर, सांचौर जालोर, जालोर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना। ऑलरेडी तो कहाँ पड़ेगी, सांचौर जालोर, और इनकी समाधि स्थल कहाँ पे, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। साथियों, बलिया, बलिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, सिर पर, कान में, नाक में और हाथों में। तो साथियों, बलिया आभूषण कहाँ पे पहना जाएगा, ये पहना जाएगा अपने हाथों में। हाथों में ये एक प्रकार से हाथी दांत, कौन सा दांत, हाथी दांत, और रबर, रबर की चूड़ियाँ होती है। क्या होता है ये, रबर की चूड़ियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। वालर, वालर लोर कूद, ये किनके, गरासियों के, किनके हैं, गरासियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। जो ये मेवाती बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है, सीकर झुंझुनू, अलवर भरतपुर, दौसा जयपुर और दौसा अलवर। तो साथियों, मेवाती बोली कहाँ बोली जाएगी, मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये कौन सा क्षेत्र है, ये मेवात क्षेत्र। तो मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की कुल देवी या आदिवासियों की देवी, क्या पूछा है, आदिवासियों की देवी कौन सी है। सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंडेसरी माता और राताशरण माता। तो कौन सी हो जाएगी, ये कंडेसरी माता या कंटेसरी माता किनकी देवी है, ये आदिवासियों की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब इधर प्रतिशत दे रखा है, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 60%, 50%, 40% और 30%। तो साथियों, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप का जो क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है, वो 60% है। यानी 60% स्थानों पे तो वहाँ पे क्या पाते हैं, बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ, और राजा और काल में हुआ। तो वत्सराज प्रतिहार, नागवट, देवपाल और त्रिलोचन। तो क्या पूछा है, जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ, कहाँ पे, ओसिया में। तो वो हुआ था साथियों वत्सराज, कौन से राज, वत्सराज के शासनकाल में ओसिया के अंदर महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, किस रूप में रहा है। राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल किस रूप में रहा है, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में और एक उपासक के रूप में। तो क्षेत्रपाल को हम किस नाम से जानते हैं, ग्राम देवता के रूप में। और ये सभी ग्रामों में इनकी मान्यता है कि एक गांव में क्या होते हैं, क्षेत्रपाल जी होते हैं। इनका स्थान कहाँ पे होता है, गांव के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी का मेला कब लगता है। केला देवी कहाँ पड़ती है, करौली, करौली में केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, वैशाख शुक्ल को और वैशाख कृष्ण को। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ पे केला देवी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, पत्थरमार होली के लिए भरतपुर, ब्यावर, बाड़मेर और महावीर जी। तो महावीर जी तो कौन सी होली के लिए प्रसिद्ध है, लट्टमार होली के लिए। कौन सी होली के लिए, लट्टमार होली के लिए। और बाड़मेर में कौन सी होली खेली जाती है, पत्थरमार होली। तो अपना राइट आंसर हो गया बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए साथियों। क्वेश्चन है, सच्चास्त्र शब्द का संधि विच्छेद है। सच्चास्त्र शब्द का संधि विच्छेद है, सच प्लस छात्र, सत्य प्लस शास्त्र, सद प्लस छात्र और सच प्लस शास्त्र। तो कौन सा हो जाएगा, सच्चास्त्र शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल सही, सत्य प्लस शास्त्र। और सत्य प्लस शास्त्र में कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में सत्य प्लस शास्त्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, त का क्या बन रहा है, त का च बन रहा है और स का क्या बन जाता है, स का यहाँ पे बन जाता है छ। तो सत्य प्लस शास्त्र का क्या बन गया, सच्चास्त्र। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, सत्य प्लस शास्त्र व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश शब्द के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द है। अध्यादेश कौन सा शब्द है, अध्यादेश के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द है। अब इसके लिए कौन सा शब्द है, एप्लीकेशन, ऑर्डिनेंस और वारंट और लाइसेंस। अब इसके लिए कौन सा हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा अध्यादेश का मतलब क्या होता है, अध्यादेश का मतलब होता है अधि इसको तोड़ेंगे, अधि प्लस आदेश, यानी अधि उपसर्ग है, इसका मतलब होता है विशेष, और आदेश का मतलब निर्देश देना या आज्ञा देना। तो विशेष, निर्देश, आज्ञा, इसका इंग्लिश का रूपांतरण हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा, ऑर्डिनेंस। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक के 3 पात लोकोक्ति की व्यंजना है।
डाक के तीन पात लोकोक्ति की व्यंजना है। व्यंजना मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जिसका कुछ भी महत्व ना हो, सबसे अलग स्थिति, सदैव एक सी स्थिति और स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार। तो डाक के तीन पात मतलब सदैव कौन सी स्थिति? एक जैसी स्थिति, सदैव एक जैसी स्थिति। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, डाक के तीन पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साथियों, अशुद्ध वाक्य छाड़ना है अपन को। कौन सा वाक्य? अशुद्ध वाक्य। अब देखते हैं कौन सा अशुद्ध वाक्य है। पागल को बहुत दर्द हो रही थी, नरेश और सुशीला स्कूल गए, बहनों संघर्ष के लिए तैयार रहो, बहनों संघर्ष के लिए तैयार रहो, मैं इसे स्वीकृत करता हूँ। तो अपन ने कौन सा ढूंढना है? अपन को अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है? अशुद्ध वाक्य। तो ये पहला वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल को बहुत दर्द हो रही थी। तो यहाँ हो रही थी ना, इस वजह से ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। यहाँ हो रही थी की जगह क्या होना चाहिए? हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था। दर्द क्या है? हो रहा था। ठीक है, बाकी सही है। नरेश और सुशीला स्कूल गए, बहनों संघर्ष के लिए तैयार रहो, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हिंदी के अंदर चारों ऑप्शन देखना जरूरी है। ठीक है, जीके की तरह नहीं है ये, और हिंदी है ना रटने वाला सब्जेक्ट है भी नहीं, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाद शब्द का समास विग्रह है। कौन सा शब्द है? मेघनाद। इनका समास विग्रह है, ये समासिक पद है और अपन को समास विग्रह करना है। मेघ और नाद, मेघ के समान नाद यानी शोर है जिसका, मेघ के लिए नहात और मेघ जैसा नहात। तो साथियों, इसका कौन सा ये हो जाएगा? समास विग्रह को क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा कि मेघ के समान नाद है जिसका, यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघ के समान नाद है जिसका। अब जिसका मतलब रावण के पुत्र। कौन थे? मेघनाद कौन थे? रावण के पुत्र। यानी तीसरा अर्थ जा रहा है अपना। कौन सा अर्थ जा रहा है? तीसरा अर्थ। अब तीसरा अर्थ जिस समास में चला जाता है, जिस विग्रह में चला जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुवीरी, बहुवीरी, बहुवीरी समास। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीरी। अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक, कारक का नाम बताइए। साथियों, ये यहाँ पे शब्द है हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इस वाक्य में कारक का नाम बताइए। प्रयुक्त कारक, इसमें प्रयुक्त हो रहा है कारक, उसका नाम बताए। अब कौन सा कारक हो रहा है? हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अब ये क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। तो संबोधन कारक क्या होता है? ये संबोधन कारक होता है, और संबोधन कारक अपना राइट आंसर हो गया। इसमें क्या हो गया? संबोधन कारक राइट आंसर हो गया। संबोधन ये होता है नहीं, हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, ये क्या होते हैं? और इनके साथ में ये संबोधन चिन्ह लगता है। ठीक है, इसके बगैर ये संबोधन अधूरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्मारक शब्द में कौन सा समास है? कौन सा शब्द है? अनुस्मारक। अब अनुस्मारक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास। तो कौन सा हो जाएगा? अनुस्मारक में शब्द है अनु। अनु क्या है? ये एक उपसर्ग है, किस में आता है? अव्यय में आता है। तो जिस समास में अव्यय, प्रथम पद अव्यय हो जाए, वो कौन सा समास हो जाएगा? वो हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वजह से हुआ है ये? इसमें अव्यय शब्द आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा है गंगा शब्द का पर्यायवाची? सुरसरी, कालिंदी, सरस्वती और अंबिका। तो कालिंदी तो किसका होता है? ये तो होता है जमुना का या यमुना का। कालिंदी तो जमुना या यमुना का होता है। और सरस्वती, सरस्वती नदी है। और अंबिका ये तो कालिका का है। और ये सुरसरी है, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये गंगा का। और गंगा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जैसे भागीरथी, इनको लाए थे तो भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपदगा, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनदी, और कौन कौन से हो जाएंगे? स्वरपगा और नदीश्वरी। ये सारे किसके? गंगा के। और गंगा के एग्जाम में गंगा के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो साथियों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? वो धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। ठीक है, पट धातु, ये क्या होती है? क्रिया का मूल रूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना, लिखना, चलना, ये क्या होती है? क्रिया का मूल रूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि संधि का नहीं है? साथियों, अयादि संधि का नहीं है, बताना है अपन को। इनमें से अयादि संधि किस शब्द में नहीं है? भावना, धावक, अन्वय और नयन। तो कौन से में है? कौन से में नहीं है? अयादि संधि कौन से में नहीं है? तो अन्वय जो शब्द है ना, इसमें कौन सी संधि नहीं है? इसमें अयादि संधि नहीं है, बल्कि इसमें कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद होगा अनु, अनु प्लस
अय, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, अन्वय। अन्वय, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, यण संधि। बाकी भावना का क्या बन जाएगा, भावना, दावक और नयन में कौन सी संधि है, इनमें अयादि संधि है। दावक का संधि विच्छेद क्या होगा, दो प्लस अक, और नयन का ने प्लस अन, और भावना का भो प्लस अन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला शब्द का विलोमार्थक शब्द है। अब बोला शब्द होता है ना, स्वभाव से क्या होता है, बोला या सीधा, सीधा साधा व्यक्ति, उसको क्या कहते थे अपन, बोला। अब इसका उल्टा जस्ट पर्यायवाची क्या हो सकता है, बोला का वो हो सकता है चतुर, चालाक, धूर्त या समझदार व्यक्ति। अब उसके लिए क्या शब्द आया है यहाँ पे, चालाक। कौन सा शब्द आता है, चालाक। इसी को अपन क्या कहते थे, धूर्त, समझदार, चतुर। ये किसका उल्टा होता है, बोला का। और बोला का मतलब सीधा साधा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन जिन क्रियाओं पर आकर समाप्त होता है, नहीं, वाक्य जिन क्रियाओं पर आकर समाप्त होता है उन्हें कहा जाता है। वाक्य जिन क्रियाओं पर आकर समाप्त होता है उन्हें कहा जाता है। मुख्य क्रिया, समापिका क्रिया, नाम धातु क्रिया और असमापिका क्रिया। तो इसका आंसर तो इसी में है, वाक्य में है, वाक्य में जिन क्रियाओं पर आकर समाप्त होता है, जिन क्रियाओं पर आकर समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समापिका क्रिया। यानी इसका काम क्या है, वाक्य को समाप्त करना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समापिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवार शब्द के लिए, अधिवार शब्द के लिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द है। कौन सा शब्द दिया है, अधिवार। अधिवार शब्द के लिए अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द कौन सा हो जाएगा, सरप्लस, सुफिक्स और सरचार्ज और सबलेट। तो कौन सा हो जाएगा, अधिवार का मतलब क्या होता है, जब तक अर्थ नहीं आएगा ना तब तक अपन उसका आंसर नहीं दे सकते। तो अधिवार का मतलब वो क्या होता है, यानी एक तरह से अतिरिक्त बार, अतिरिक्त शुल्क, इनको क्या बोल देते हैं अपन, अधिवार। हिंदी में शुद्ध शब्द क्या है इनके लिए, अधिवार। और इनके लिए अंग्रेजी में क्या हो सकता है, अतिरिक्त शुल्क के लिए सरचार्ज। क्या बन जाएगा, सरचार्ज। ये उसी तरह जैसे अतिरिक्त शुल्कों को अपन सरचार्ज बोलते हैं, जैसे अधिक भार को क्या बोल देंगे, ओवरलोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, अधिवार यानी सरचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की दृष्टि से कौन सा शब्द अन्य से अलग है, यानी अन्य से अलग है, फलित, कंठित, मौखिक और रचित। तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द एक है जो प्रत्येक की दृष्टि से अलग है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों फलित। इसमें कौन सा प्रत्यय, इसमें है इत प्रत्यय। कौन सा, इत प्रत्यय। और कंठित, इसमें भी इत प्रत्यय। और रचित, रचित में भी इत प्रत्यय। लेकिन ये जो मौखिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इक प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, इक। तो ये इनसे भिन्न है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इक प्रत्यय क्या है, एक तद्धित प्रत्यय है जो क्या करता है, जो संज्ञा विशेषण, जो संज्ञा विशेषण बनाता है, ठीक है। संज्ञा से क्या बनाता है, विशेषण बनाता है। तो अपना राइट आंसर हो गया मौखिक, मुख प्लस इक, मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान तथा सागर का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द युग्म है। शब्द युग्म वाला सवाल है साथियों ये। भवन, भुवन और भोवन और भुवन, भुवन, भावन और भाजन और भुवन। तो साथियों कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्द देता है, लेकिन अपन को सही ढूंढना है। मकान यानी भवन, और संसार क्या हो जाएगा, भुवन। क्या हो जाएगा, भुवन। तो अपना कौन सा शब्द हो गया इसमें, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। मकान संसार के लिए क्या कह सकते हैं अपन, भुवन और भुवन, भवन और भुवन, मकान और संसार के अर्थ देने वाले शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों एग्जाम में ऐसे सवाल आने वाले हैं। उपचार शब्द, कौन सा शब्द दे रखा है, उपचार शब्द में यदि इक प्रत्यय लगेगा तो उ का रूप बदलेगा, यानी उ का क्या बन जाएगा, ओ, ए और आ। तो कौन सा बन जाएगा उपचार शब्द में। उपचार शब्द को तोड़ते हैं पहले, तो कैसे तोड़ेंगे उपचार शब्द को, इसमें इक प्रत्यय है, तो उपचार में इक प्रत्यय लगाते क्या बन जाएगा, औपचारिक। कौन सा बन जाएगा, औपचारिक, ये वाला औपचारिक, औपचारिक, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर 2, उ का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रत्यय का परिवर्तन होता है इसमें, एक प्रत्यय के साथ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद व संधि का नाम है। स्वागत शब्द है, इनका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत। कौन सा हो जाएगा, सु प्लस आगत। और कहाँ पे है, स्वागत, ये ऑप्शन नंबर 2 में सु प्लस आगत, ये कौन सा है, यण संधि। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आगे नात न पीछे पगहा लोकोक्ति का प्रचलित अर्थ है। पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की हाँकना,
बंधन रहित होना, इधर उधर भागना। तो साथियों ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, आगे नाथ न पीछे पगा। तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि बंधन रहित होना। बंधन रहित होना का लोकोक्ति से अर्थ है आगे नाथ न पीछे पगा। उसको क्या कर सकते हैं, बंधन रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब शुद्ध वाक्य ढूंढना है अपन को। यह मेरी पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक गांठ पर पानी पीती है। साथियों ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या पूछा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये तो तीनों शुद्ध है। यहाँ इन्होंने क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए अशुद्ध वाक्य। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य ये है, बाकी तीनों शुद्ध वाक्य है ये। ठीक है ना, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यहाँ पे कभी कभी वो अस्त्र भी कर देता है। ठीक है, और यहाँ अन्य की जगह क्या कर देता है, अनेकों। तो ये अशुद्ध हो जाती है, लेकिन ये अभी शुद्ध है। और ये पानी पीती है ना, ये इसकी वजह से क्या हो गया, गलत होगा। इसकी जगह क्या होना चाहिए, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। जबकि बाघ और बकरी एक गांठ पर पानी नहीं पी सकते, ये व्यवहारिक रूप से भी गलत है, और यहाँ पे तो गलत हो ही गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष का विलोमार्थक शब्द है। कौन सा शब्द दे रखा है, वृक्ष। अब ये वृक्ष शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। वृक्ष का अर्थ होता है जैसे खुदरा, खुदरा और रुका या कठोर। वृक्ष को क्या कह सकते हैं, खुदरा, रुका, कठोर वृक्ष कह सकते हैं। अब इसका जस्ट विलोम क्या हो सकता है, जैसे खुदरा का विलोम क्या हो सकता है, उसका हो सकता है जैसे मुलायम, कोमल, चिकना। ठीक है, अब ऐसा शब्द कौन सा है, ये शब्द हो जाएगा अपना स्निग्ध। कौन सा शब्द हो जाएगा, स्निग्ध। इसका मतलब क्या होता है, चिकना, मुलायम, कोमल। ये किसका विलोम हो जाएगा, वृक्ष का, जिसका मतलब होता है खुदरा, खुदरा, रुका, कठोर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया। साथियों हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी अपनी क्या है, राजभाषा। और राजभाषा आयोग का गठन संविधान में प्रावधान है, वो किस धारा के अंदर है, धारा 343, धारा 351, धारा 344 और धारा 365। तो कौन सी धारा के अंदर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजभाषा आयोग का गठन धारा 344। ठीक है, और एक कमेंट में आंसर बताना, अभी तक राजभाषा आयोग का गठन कितनी बार हो चुका, कितनी बार हो चुका, ये कमेंट में बताना। और ये राजभाषा आयोग है ना, ये संविधान की धारा 144 में इसका गठन का प्रावधान है, तो कितनी बार हो चुका, ये कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य में विराम चिन्हों की भी अशुद्धियाँ करके दे सकता है वो। ठीक है, तो वह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। वह ये कौन सा है, अर्धविराम, कितना सुंदर दृश्य है। और वह अल्पविराम, कितना सुंदर दृश्य है। और वह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा चिन्ह आया, इसमें आता विस्मयादि बोधक। तो अपना सही हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 4, वह कितना सुंदर दृश्य है। अगर अपन जैसे मान लो कोई भी सुंदर दृश्य देखते हैं तो कैसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं वह कितना सुंदर दृश्य है। और तीसरी चीज़ है, वहाँ पे अपन को क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, खुशी हो रही है। और आश्चर्य के लिए कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना जरूरी है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, लेकिन इधर क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जबकि वो क्या कर रहा है, उसको तो आश्चर्य हो रहा है, वो क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन की वजह से गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रखा है, अर्धविराम दे रखा है, जबकि सुंदर दृश्य देख के अर्धविराम थोड़ी आएगा, वहाँ तो विश्व में आश्चर्य होगा ना। और यहाँ पे कौन सा है, अल्पविराम, तो ये इन चिन्हों की वजह से गलत हो गए। ठीक है, और ये कौन सा है, सही हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः शुद्ध शब्दों का है। पूर्णतः शुद्ध शब्दों का है, इस शब्दों के जोड़े देते हैं साथियों एग्जाम में बार बार, और उनमें से अपन को चारों के चारों सही ढूंढना पड़ता है। अब इनमें से कौन से चारों के चारों सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, वो अपन को ढूंढना है। तो प्रौद्योगिकी, बृहत्तर, वाल्मीकि और भ्रुकुटी। अब इनका शुद्ध रूप ढूंढना है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, वाल्मीकि ऐसे सही लिखते हैं, प्रौद्योगिकी यह सही है, बृहत्तर ऐसे लिखते हैं, बृहत्तर, और भ्रुकुटी भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सही शब्द हो गए। अरे वाल्मीकि को तो एग्जाम में कितनी बार पूछा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर का विलोमार्थक शब्द है। तिमिर यानी अंधेरा, और अंधेरे का जस्ट विलोम क्या होना चाहिए, प्रकाश। अंधेरे को क्या होना चाहिए, प्रकाश। यहाँ पे क्या है, विलोम शब्द में है ना क्या नाम से पर्यायवाची शब्द नहीं चलते, इनमें बिल्कुल सटीक अर्थ वाला अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ना कि जैसे किसी का पर्यायवाची उसका विलोम हो जाएगा, पर्यायवाची कभी विलोम नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधेरा, तो अंधेरा का उल्टा क्या होना चाहिए, प्रकाश। दिन नहीं होगा, ठीक है ना,
प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक शब्द के लिए निम्न में से उचित पारिभाषिक शब्द है। कौन सा शब्द है? यहाँ पे एक मानक शब्द है। बोलते हैं ना अपन मानक भाषा, तो इस मानक शब्द के लिए एक पारिभाषिक इंग्लिश का कौन सा शब्द है? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, स्टैंडर्ड शब्द। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक। बोलते हैं ना अपन, जैसे मानक कहाँ पे बोलते हैं अपन? मानक का बहुत जगह भाषा में प्रयोग होता है ना, कहाँ पे होता है मानक? किसी भी भाषा को स्टैंडर्ड रूप देने के लिए उसका मानक निर्धारित करना पड़ता है। अब जैसे हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? हिंदी एक भाषा है और उसमें बहुत सारी बोलियां हैं, तो हिंदी की मानक बोली कौन सी है? वो है खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। और वैसे ही अपने राजस्थानी की मानक बोली कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी मारवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या है? अपनी राजस्थानी की मानक बोली, यानी जो इनके व्याकरण की जो स्टैंडर्ड है वो कौन सी में? मारवाड़ी में। ठीक है। और हिंदी के जो मानक शब्द है वो कौन सी भाषा में? वो खड़ी बोली में। ठीक है ना, खड़ी बोली में। तो ये मानक का क्या होता है? स्टैंडर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ाक शब्द का संधि विच्छेद होगा। सड़ाक शब्द का संधि विच्छेद होगा तो कौन सा होगा? षड प्लस रोग, षट प्लस ड्रग और षड प्लस राग और षट प्लस राग। तो ये हो जाएगा अपना षट प्लस राग। षट प्लस राग में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी सीधी सीधी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। क्या बन जाएगा इसका? षट प्लस राग का बन जाएगा सड़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव रूप होगा। कौन सा शब्द है? गोधूम शब्द। गोधूम का तद्भव बताना है। गाय, गोबर, गेहूं और दुआ। तो क्या हो जाएगा? गोधूम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। और ये गोधूम कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। और तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत से जो शब्द जो आते हैं उसी को क्या बोलते हैं? तत्सम। लेकिन अगर उनका रूप बदल जाता है तो क्या बन जाते हैं? तद्भव। और ये गेहूं क्या है? तद्भव। क्योंकि संस्कृत से हिंदी में आकर इनका क्या होगा? रूप बदल गया। और ये रूप क्यों बदलता है? ये इसलिए बदलता है कि बोलने की सुविधा के अनुसार इनका क्या है? रूप बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण तथा तालाब। कौन सा? बाण तथा तालाब अर्थ प्रदान करने वाले शब्द युग्म है। अब बाण तथा तालाब के शब्द युग्म कौन कौन से हैं? सर्ग और सर, सूर या सर, सर और सर, सर और सर्ग। तो बाण कौन सा होता है? ये जो धनुष में लगता है। और तालाब, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2, सर यानी क्या हो गया? बाण, और सर यानी तालाब। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सर और सर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कही की ईंट और कही का रोड़ा भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। लोकोक्ति का अर्थ है। साथियों ये लोकोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कही की ईंट और कही का रोड़ा भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? अभी बहुत कार्य से अनावश्यक वस्तुओं का मेल बिठाना, व्यर्थ की चिंता करना और आवश्यकता से कम मिलना। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कही की ईंट और कही का रोड़ा। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ हो रहा है कि अनावश्यक वस्तुओं का मेल बैठाना, बिना मेल मिलाप से कोई भी कार्य कर देना, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची किसका? अग्नि का। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब 3 तो है, बाकी एक नहीं है, वो अपन को ढूंढना है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनल, धूमकेतु और शतांशु, कृषाणु। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? अनल तो है, धूमकेतु भी है और कृषाणु भी है, और ये शतांशु नहीं है। ये किसका हो जाएगा? शतांशु किसका हो जाएगा? ये चंद्रमा का। किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची है। और चंद्रमा का पर्यायवाची और कौन कौन से है? जैसे इंदु, शीतकर, शशिधर, ये किसके? चंद्रमा के। और अग्नि के अनल, धूमकेतु, कृषाणु और आग, वहिन, ज्वाला, दहन, ज्वलन, हुतासन, या धूमकेतु ये देर का है, कृषाणु, वैश्वानर, ये किसके हो जाएंगे? ये अग्नि के हो जाएंगे। ठीक है। जैसे गंगा, अग्नि, सरस्वती, चंद्रमा, विष्णु, इनके एग्जामिनर पूछता ही रहता है, तो इनका तो याद करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ारा पेड़ काट रहा है, वाक्य में कर्ता कारक को छोड़कर अन्य कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? यानी कर्ता कारक छोड़ना है, बाकी कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। अब वाक्य क्या है? लकड़ारा पेड़ काट रहा है, इतना वाक्य है। अब इसमें से कर्ता कारक कौन सा हो गया? लकड़ारा। ये लकड़ारा कर्ता कारक हो गया, बाकी इतना सा वाक्य बचा है। अब इसमें से कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? करण का, कर्म का, करण और संप्रदान का कोई नहीं। तो साथियों पेड़ काट रहा है, अब ये काट रहा है तो ये तो क्या है? ये तो क्रिया है। और ये पेड़ क्या हो गया? ये हो गया कर्म। और ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ता, जिसको छोड़ने के लिए तो एक इसी ने बोल दिया।
अब बचा क्या, फेट। अब फेट क्या है, कर्म। तो कर्म अपना राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, कर्म अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक धातु से अकर्मक धातु बनाने का उदाहरण नहीं है। कौन सी से सकर्मक से अकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बनाने का उदाहरण नहीं है, यानी वह ढूंढना है जहां सकर्मक से अकर्मक धातु बनाने का उदाहरण नहीं है। तो काटना और कटना, काटना तो क्या है, सकर्मक, और कटना अकर्मक। जैसे अपन बोलते हैं ना, काटना, किसी चीज़ को काटना, और कटना खुद कटना, और उड़ाना, किसी ना किसी चीज़ को अपन उड़ा रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, कर्म आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, सकर्मक। और उड़ना, पक्षी उड़ गया, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये अकर्मक। और उठाना और उठवाना, ये कौन सी हो गई, ये यहाँ पे गलती हो गई, ये कौन सी है, ये अकर्मक है, और ये कौन सी है, सकर्मक है। बाकी उठाना और उठना, उड़ना और उठाना, काटना और काटना, इनका कर्म क्या है, सकर्मक से कौन सी क्रिया बन रही है, अकर्मक बन रही है। जबकि यहाँ कौन सी बन रही है, यहाँ अकर्मक से सकर्मक बन रही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आम खा रहे हैं वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। वाक्य में क्रिया पूछिए कि सकर्मक है, अकर्मक है, सकर्मक है या अकर्मक है, द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक है। तो साथियों ये दोनों तो हो नहीं सकती। अब बच्चे सकर्मक अकर्मक, तो वे तो क्या हो गए, कर्ता, आम क्या हो गए, कर्म, खा रहे हैं क्या होगी, क्रिया। तो कर्म आ गया तो उसमें कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। यहाँ पे अगर आम वे खा रहे हैं तो क्या कौन सी हो जाती है, अकर्मक। लेकिन वे आम खा रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। ठीक है, कर्म, सकर्मक क्रिया में कर्म प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुत और सूत शब्द युग्म का अर्थ है। सूत और सूत का क्या अर्थ होता है, दागा तथा पुत्र, पुत्र तथा बेटा, पुत्र तथा सारथी, सारथी तथा बेटा। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, पुत्र बेटा एक ही हो गया। और सुत और सूत, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा सीधा सीधा पुत्र और सारथी, ऑप्शन नंबर 3। सूत यानी तो क्या होगा, पुत्र, और सूत यानी सारथी। सूत सारथी, सुत पुत्र। ठीक है, केवल मात्रा का अंतर है जिसमें क्या हो गया, पुत्र का सारथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापिका क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य नहीं है। यानी समापिका क्रिया, और समापिका क्रिया क्या करती है, वाक्य को समाप्त करती है। कौन सी क्रिया, वाक्य को समाप्त करती है। और समापिका और वो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है। बच्चे खेल रहे हैं, वे दौड़ते हैं, मैं दिल्ली गया, वे रोते रोते थक गया। तो साथियों इसमें पहले तो इस वाक्य में क्रिया है ही नहीं, ठीक है ना। बाकी बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं क्रिया है, दौड़ते हैं क्रिया है, रोते रोते थक गया यहाँ पे क्रिया है, लेकिन मैं दिल्ली गया इसमें क्या नहीं है, इसमें क्रिया से वाक्य समाप्त नहीं हो रहा, इसलिए ये समापिका क्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र शब्द का पर्यायवाची युग्म है। शूद्र शब्द, शूद्र का मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं इसको कि निम्न स्थिति वाला व्यक्ति। शूद्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, निम्न स्थिति वाले व्यक्ति के लिए, जैसे दास, सेवक, अदम्य व्यक्ति, यानी निम्न स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए क्या प्रयुक्त होते हैं, शूद्र। अब इसका पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, कंजूस, क्रस, निर्धन, दुष्ट, नीच और मध्यम। जब उसकी स्थिति क्या है, निम्न स्थिति है, तो निर्धन, दुष्ट और नीच, अधम और कंजूस, क्रस ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अल्प और मामूली उनका सटीक पर्यायवाची हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्पुरुष समास का नहीं है। साथियों तत्पुरुष समास का नहीं है, जगन्नाथ वीणापाणी, राजसभा और रत्न जड़ित, गोदान और अक्षांश, कामचोर और भाग्यहीन। तो तत्पुरुष ये कारकों से चलता है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तत्पुरुष का समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, जगत के हैं जो नाथ, और वीणा है पानी में जिसके, कौन, सरस्वती। तो इसका मतलब इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने अन्य अर्थ के लिए बहुवीरी, बहुवीरी के उदाहरण है। बाकी राजसभा, राजा के लिए सभा, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, गोदान, गो का दान, काम से चोर, भाग्य से हीन, ये किसके उदाहरण है, तत्पुरुष के उदाहरण है, क्योंकि इसमें परसर्गों का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है चाटिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चाटिए। कुमुदनी, कुमुदनी, अभी कुमुदनी शब्द है, वो कौन सा शब्द सही है, तो साथियों कुमुदनी शब्द कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, कुमुदिनी। शुद्ध क्या होता है, कुमुदिनी। और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है, इसका सीधा सीधा शब्द कमल से अर्थ लगाया जाता है, ठीक है ना। कमल से संबंधित वस्तुओं के लिए क्या बोलते हैं, कुमुदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह दर्शन के हेतु मंदिर गया। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। साथियों ये जो रेखांकित पद है इसमें कारक कौन सा है? वह दर्शन के लिए, दर्शन ये दे रखा है, वह दर्शन के हेतु मंदिर गया। अब इसको अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वो दर्शन के लिए मंदिर गया। किसके लिए गया? दर्शन के लिए मंदिर गया। तो के लिए का अर्थ में सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा? के लिए के अर्थ में संप्रदान। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि शब्द है? अब संधि शब्द ढूंढना है। अनायास, अनंत, अनुचित और अजंत। तो साथियों इसमें से संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना अजंत। कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना, इसका हो जाएगा अच प्लस अंत, अंत बराबर क्या बनेगा? अजंत। ये कौन सा होगा? संधि। लेकिन अनायास, अनंत और अनुचित ये क्या है? ये उपसर्ग से, उपसर्ग के मेल से बने। इनमें कौन सा उपसर्ग है? अन। अन उपसर्ग होने से प्लस, तो अन प्लस आयास, अन प्लस अंत, अन प्लस आयास, अन प्लस अंत, अन प्लस उचित, ये उपसर्ग के मेल से बन रहे हैं और इसमें क्या हो रही है? संधि हो रही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? शब्द में संधि शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अजंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखे या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा शब्द है? रखे या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या, एया, खेया और एया। तो रखे या शब्द को तोड़ते हैं तो एक क्या बनता है? इसमें मूल शब्द है कौन सा? रख। रख, रख प्लस क्या आ जाएगा? एया। कौन सा? ये वाला एया। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा? रखेया। तो अपन को क्या ढूंढना है? प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एया प्रत्यय से क्या बना है? रखेया। रख प्लस एया, रखेया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेचारा वह कर भी सकता था। वाक्य में विशेषण है। बेचारा वह कर भी क्या सकता था? वो बेचारा तो पहले ही है, फिर कर भी क्या सकता था। तो इसमें विशेषण क्या है? वो बेचारा ही इसमें विशेषण है। क्यों है? क्योंकि बेचारा ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेचारा। ये विशेषता बताता है कि वह, उसके पास में किसी भी चीज़ का चारा या सारा नहीं है, वो क्या है? बेचारा है। तो बेचारा अपना क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विशेषण शब्द बेचारा है। तो साथियों ये अपन ने जीके प्लस हिंदी के 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर सोल्व किया है। अब इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथियों परीक्षा में क्वेश्चन का लेवल एवं पैटर्न लगभग ऐसा ही रहता है। और साथियों आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।